आज 24 जनवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ बन सकती हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है, हाई कोर्ट ने पूछा चुनाव अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण संभव है क्या। तो ये क्वेश्चन किया है हाई कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, उन्हें क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो यह सवाल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दयाल बाग शिक्षण संस्थान की याचिका की सुनवाई करते हुए किया। संस्थान ने याचिका दायर कर 24 और 25 जनवरी को होने वाले प्रशिक्षण में अस्वस्थ लोगों के शामिल होने से खतरे की आशंका व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार 23 जनवरी को कोर्ट बैठी। सुनवाई 24 जनवरी को 10 बजे भी होगी। याचिका का कहना है कि 324 में 194 लोगों को 24 और 25 जनवरी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इन 194 में कुछ लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे उन्हें कोरोना संक्रमण होने की आशंका है। यदि ये संक्रमण लेकर घर वापस गए तो परिवार के हित में नहीं होगा। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, यूपी सरकार के समर्थन में आया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। पुरानी पेंशन बहाली को बताया सपा का चुनावी स्टंट, मांग पत्र के 7 बिंदु। तो चुनावी घोषणाओं को में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मुद्दे को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रतिनिधिमंडल ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। साथ ही योगी को आश्वस्त किया कि कर्मचारी उनकी सरकार से संतुष्ट हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सीएम ने मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं कर्मचारी संयुक्त परिषद के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के महामंत्री रेणु मिश्रा, फूड एंड सिविल सप्लायर्स इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीति पांडे, आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव भी थीं। तो उनके मांग पत्र में जो 7 सूत्र थे उनको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात थी, नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा मिले, नई निकासी पर आयकर से छूट दी जाए, वेतन आयोग के गठन के साथ एनपीएस में भी संशोधन हो, योजना के कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों का नियंत्रण सीधे विभाग अध्यक्ष के अधीन हो, उन्हें 60 वर्ष तक सेवा संरक्षण दिया जाए, अर्हताधारक और नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त संविदा कर्मचारियों को योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, आशा बहुओं को न्यूनतम मानदेय न्यूनतम मूल वेतन के बराबर मिले और नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान हो, मुख्य सचिव समिति के माध्यम से विसंगतियों पर निर्णय कराया जाए, कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष की जाए। अब देख लेते हैं यूपी टेट 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न। जो 2022 में यूपी टेट की परीक्षा हुई उसमें अधिकांश जो प्रश्न पत्र थे 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए हैं। यह महज संयोग है या कुछ और, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं कि यूपी टेट 21 में हुआ प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न 2017 के यूपी टेट से रिपीट हुए हैं। ऐसा किसी एक विषय के प्रश्नों में नहीं बल्कि कई में हुआ है। इस स्थिति पर शिक्षक ने हैरानी जताई है। कहा है कि हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भी रिपीट हुआ है। प्राथमिक स्तर की यूपी टेट 2021 में 150 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 5 विषय से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। बाल विकास में शिक्षण विधि के 30 प्रश्न हैं। इसी तरह भाषा प्रथम में हिंदी में 30, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी और संस्कृत अथवा उर्दू में क्रमशः 30-30 प्रश्न, गणित और पर्यावरण अध्ययन में 30-30 प्रश्न हैं। इसी तरह 2017 की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। कौशाम्बी के टेमवा स्थित एक विद्यालय के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे ने प्रश्न पत्र सेट किए जाने पर सवाल उठाए हैं। दावा किया है कि शिक्षण विधि हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए हैं। वहीं चुनाव कर्मियों को दूसरी डोज के 3 महीने बाद लग सकती है बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश जारी हो गया है। चुनाव कर्मियों को दूसरी डोज के 3 महीने के बाद लग सकती है बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है नई दिल्ली से। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।
तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 9 मंथ लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे आप देख पा रहे हैं कोविन टू फैसिलिटेट अर्ली एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डोज of COVID-19 vaccine prior to completion of 9 months, but only after the completion of 3 months in 90 days from the date of administration of second dose for the officials staff employed on election duty। तो जो चुनाव ड्यूटी में लगेंगे कर्मचारी, उनको दूसरी डोज के 3 माह बाद भी बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। तो ये हेल्थ मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे आप ये पूरा आदेश देख पाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए ये चुनावी संबंधित निर्देश दिए हैं। कुछ प्रेस विज्ञप्ति में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, जुलूस दिनांक 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे। प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 27 जनवरी 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः दिनांक 28 जनवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की जाएगी। द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 31 जनवरी 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः दिनांक 1 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के। आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 5 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50% अथवा 500 व्यक्ति या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो प्रचार प्रसार किया जा सकता है। आगे आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। आगे है आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार और निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटिफाइड कर दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 8 जनवरी 2022 को निर्गत रिवाइज्ड ब्रॉड गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अजय कुमार शुक्ला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ।